जी हाँ, मुल्क भर में बज़ाहिर हालात मामूल की जानिब लौटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना अंदर ही अंदर लोगों में सरायत कर रहा है। शहर में तबाही के बाद अब कोरोना का रुख देही इलाकों की तरफ हो गया है। रोजाना करीब 10,000 अफराद कोरोना का शिकार हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 294 अफराद कोरोना की वजह से अबदी नींद सो चुके हैं। 9,887 अफराद कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,36,657 हो गई है, जबकि अब तक 6,642 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। 1,15,942 एक्टिव केसेस हैं। खुशी की बात यह भी है कि 1,14,942 अफराद सेहतयाब होकर अपने अहले खाना के दरमियान हैं। और चलिए अब हम रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,436 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में एक दिन में 139 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 80,000 के पार जा पहुंची है। मुंबई की अगर बात करें तो एक ही दिन में 1,150 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 53 लोग हलाक हुए हैं। मुतासिरीन की तादाद 45,854 के पार जा पहुंची है। महाराष्ट्र में अब तक 33 पुलिस एहलकारों की कोरोना से मौत हुई है। 1498 पुलिस जवानों की मौत हो चुकी है। और चूंकि नाज़रीन महाराष्ट्र पर हमारी ख़ास नज़र बनी हुई है, महाराष्ट्र के ताल्लुक़ से लगातार हम वहाँ के तमाम जो अहम लीडर हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे, महाराष्ट्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं यशोमती ठाकुर जी, जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो काबीना है वो संभालती हैं, और कर्नाटक में भी एआईसीसी में सेक्रेटरी रह चुकी हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी एआईसीसी में कई अहम पदों पर काम कर चुकी हैं। और अब सबसे अहम ओहदा जो है, यानी जो महिलाओं का और बच्चों का है, वो भी संभाल रही हैं। यशोमती जी, आपका बहुत बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। जी, तो सबसे पहले अगर हम नज़र डालें तो हमारे जो मुंबई के आंकड़े हैं कोरोना के, वो काफ़ी डराने वाले हैं। और पूरे महाराष्ट्र पर अगर नज़र डालें तो लगातार ये मामला जो है संगीन होता जा रहा है। किस तरह से इसको रोका जाए? आपका कहना सही है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स हैं, और वो भी मुंबई में। मैंने इसके पहले भी मांग की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, एक स्पेशल तरीके से मुंबई को ट्रीट करने की ज़रूरत है। वैसे आपने यदि देखा होगा तो आईसीएमआर ने ये कहा है कि जो मुंबई का जो मॉडल है, वही मॉडल बाकी सब तरफ हमें यूज़ करना है। प्राइवेट डॉक्टर्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, फीवर क्लिनिक्स, ये सारी बातें शुरू है। लेकिन बात हमको ये समझ में नहीं आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुंबई के लिए स्पेशल पैकेज देने में क्यों कतरा रहा है और क्यों नहीं दे रहा है। तो जरूरत है ना, देना चाहिए। जी यशोमती जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख रही हैं कि सेंटर और स्टेट में इस वक्त जो कोरोना के हालात हैं, तो कहीं बात नहीं बन पा रही है, कमी है। मेरा ऐसा कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीडीपी सबसे ज्यादा मुंबई से सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, सरकार को मिलता है। तो जहां मुंबई एक स्पेशल कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल इस देश का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना चाहिए हमारी महाराष्ट्र की सरकार को। जो उनसे बनता है वो पूरी तरह से लगी हुई है, और आईसीएमआर के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मुंबई में जो अभी हो रहा है जी, वही फॉर्मूला पूरे देश में इस्तेमाल करना चाहिए। जी, और मैम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, त्योसा से ताल्लुक़ है आपका, वहाँ के जो हालात हैं वहाँ पर कोरोना को लेकर क्या कुछ अभी देखा जा रहा है, क्या कुछ खास प्लान है वहाँ के लिए? तो मालूम है जो सारी दुनिया में हो रहा है वही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी हो रहा है। लेकिन हमने आफ्टर कोरोना का एक कुछ सोच के रखा है कि वो आफ्टर कोरोना की बात बाद में होगी।
लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी संक्रमित पाया नहीं गया है। और लॉकडाउन के समय में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, अच्छी तरीके से लोगों ने भी सुना, हम लोगों ने भी सैनिटाइजेशन, स्प्रेइंग, ये सारी चीज़ें की है। और जैसे हाथ अच्छे से जो धोना चाहिए, सफाई रखना चाहिए, जो बुजुर्ग है वो घर में रहे, ये सारी बातों की प्रचार अच्छे से हुआ। इसके कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी एक भी कोरोना का पेशेंट आपको पाया नहीं जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में भी जो बड़े शहर में मेरे जिले में जरूर कोरोना है, और वो कॉर्पोरेशन लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है। और उसके लिए हमने मोबाइल वैन, मोहल्ला क्लिनिक, फीवर क्लिनिक्स, होम टू होम सर्वे, ये सारी बातें की है। और कोविड अस्पताल खोला है। एक 15 दिन के अंदर ही हम लोगों ने कोविड अस्पताल वहाँ पे जो बिल्डिंग थी हमारे पास में, उसको कन्वर्ट किया। और हर एक तालुका प्लेस के ऊपर हम लोगों ने कोविड अस्पताल तैयार किया हुआ है, कुछ बेड रिजर्व किए हुए, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी हमारे यहाँ पे बेड रिजर्व करके रखे हैं, इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन पड़ी तो हमारी व्यवस्था हम लोगों ने कर चुके हैं। जी यशोमती जी, इसी तरह से अमरावती का भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर तकरीबन 275 कोरोना के मरीज पाए गए, 16 लोगों की मौत हुई, लेकिन ठीक होने का जो आंकड़ा था वो भी यहाँ पर बेहतर देखा गया। आप जो कह रहे हैं वो सही है। कुछ लोग संक्रमित हुए और उनको ट्रीटमेंट के बाद में वो अच्छे हुए, और अच्छी ट्रीटमेंट माने जो भी प्रोटोकॉल दिया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और ICMR का, वही प्रोटोकॉल के हिसाब से यदि आप देखें तो पूरे डॉक्टरों ने उसका पूरा ख्याल रखते हुए और काफी पेशेंट अच्छे होकर गए हैं। जो मैंने मेरे मालूमात में एक TB का पेशेंट भी अच्छा हुआ है, डायलिसिस का पेशेंट भी कोरोना संक्रमित हुआ था, वो भी अच्छा हुआ है। एक 5 साल का बच्चा वो भी ठीक होकर अपने घर गया हुआ है। ये फैक्ट है जी। और यशोमती जी, चूँकि आप कांग्रेस में वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, पूरे महाराष्ट्र को देखती हैं, और ख़ास तौर से विमेन एंड चाइल्ड जो है वो आप काफ़ी देख रही हैं, और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कोरोना से अगर कोई सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहा है, मुतासिर है, तो वो है हमारी महिलाएं, हमारी औरतें। आंगनवाड़ी की औरतों की बात कर लें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो औरतें काम कर रही हैं, उनकी अगर बात कर लें, तो ये औरतें सबसे ज़्यादा मुतासिर रही हैं। इनके लिए क्या कुछ खास प्लान, क्या कुछ रोड मैप? आप जो कह रहे हैं वो सही है। कोविड योद्धा के रूप में महिलाएं पूरे अपने देश में बहुत काम कर रही है, फिर वो आंगनवाड़ी सेविका हो, वो मददनीस हो, या फिर ANMs हो, नर्सेज हो। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे महिलाओं का सहभाग रहा है। और ये भी बात सही है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट महिलाओं को ही हुआ है। आपने कहा, और हूँ भी मैं महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की मैं मंत्री हूँ। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में मेरे अख्तियार में जो आता है वो सेक्शन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन्स आती है, फिर स्तनदा माता आती है। ये सारी लोगों को फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए, और बच्चों का भी ख्याल हम लोगों को रखना पड़ता है। आंगनवाड़ी में आने वाले जो बच्चे हैं वो जो क्या बोलते हैं उसको, कुपोषित उन तक खाना पहुंचाने का काम बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने और बहुत अच्छे से किया है। हमारी पूरी आंगनवाड़ी सेविका के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में
सभी एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं, हमारे कमिश्नर्स और मेरी भी उन लोगों से बीच बीच में बातचीत होती रहती है। अच्छा काम शुरू है। जो स्तनदा माता है और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको जो प्रशिक्षण देना पड़ता है कि क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, वो भी हम लोग एंड्रॉइड फोन हमने हमारे राज्य में पूरी महिलाओं को, मैंने आंगनवाड़ी सेविकाओं को एंड्रॉइड फोन दिए हुए हैं और उस एंड्रॉइड फोन के मार्फत हम लोग पूरा ख्याल रखने में कामयाब है। जी, और एक और बात जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि अब अनलॉक फेज 1 जो है वो शुरू हो गया है, इकोनॉमी को हमें पटरी पर भी लाना है, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा सकता है और किन एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा तो बरकरार है। देखो, बात ये है कि महामारी है और ये बहुत भीषण महामारी है। छोटा सा कीटाणु ने पूरे देश को ताला लगा दिया, लेकिन आपको मालूम है अपने हिंदुस्तान में ये इसका संकट हम लोग टाल सकते थे। आप जनवरी महीने में यदि हम लोग, जब राहुल जी गांधी हमारे नेता है और उन्होंने जब बोला था कि केंद्र की सरकार ने ख्याल रखना चाहिए और लॉकडाउन जारी करना चाहिए, तब केंद्र सरकार ने वो किया नहीं। केंद्र सरकार ने वो 2 महीने के बाद में किया और तब तक अपने देश में संक्रमण बढ़ चुका था। यदि जनवरी में या फरवरी में करते तो इतना संक्रमित हमारा देश आज की परिस्थिति में नहीं रहता। ये वास्तविकता है। और अब आई है तो ये महामारी आई है तो इसके साथ जीना पड़ेगा, इसके ऊपर मात करनी पड़ेगी और जीने का तरीका हम लोगों को बदलना पड़ेगा। मास्क हमेशा लगाना पड़ेगा, हमें सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग यदि घर के बाहर जाते हैं, घर के अंदर आने से पहले हम अपनी साफ सफाई कर ले, पैर धो के आए बराबर हम लोग स्नान कर ले, सैनिटाइज हो जाए। और अभी जो सारा ओपनिंग करने का सरकार सोच रही है वो तो काल की जरूरत है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी को इतना ज्यादा सफर होने नहीं दे सकते। यदि हम हमारा खुद का ख्याल अच्छे से रखें, हम पूरे गाइडलाइंस पूरे फॉलो करें तो काम तो करना पड़ेगा। जी। और इसके साथ जीने का तरीका भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा। हम लोगों को और गौर फरमा के सारी चीजों का ख्याल रखते हुए, और डर जो है हम लोगों के मन में, मैंने जो देखा है कि हम लोग जो घर में बैठे बैठे और कंटिन्यूस न्यूज सुनते सुनते लोग बहुत डरे हुए मानसिकता में हैं। बिल्कुल। तो डर हम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक बात जरूर बताना चाहूंगी। हमने हमारे क्या हुआ, जब पहला संक्रमित यहाँ पाया गया और वो सारे डॉक्टर्स और सारे नर्सेस जब क्वारंटाइन किए गए, तो एक डॉक्टर का मुझे फोन आया और वो बोले हमें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने कहा कितने लोग हो तुम? तो उन्होंने मुझे बताया कि 7-8 लोग होते। तो सारा खाना मेरे यहाँ से पैक करके मैं खुद उन लोगों से मिलने गई। तो वो डॉक्टर खुद रोने लग गई डर के मारे। तो मैं कि ये डर यदि रहेगा तो फिर काम कैसे होगा? बिल्कुल। तो मेरे जिंदगी में मैंने बहुत मेडिटेशन के कैंप्स लिए, मेंटल रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ के कैंप्स बहुत बड़े पैमाने पे हमने लिए। करीबन 12 पुलिस स्टेशन हम लोगों ने अभी तक कवर किए। जितने डॉक्टर्स क्वारंटाइन होते हैं, जितने नर्सेस क्वारंटाइन होते हैं, उन सभी को हम लोग मेडिटेशन और स्ट्रेस रिलीफ का पार्ट देते हैं। और बहुत अच्छी तरह सुदृढ़ मानसिकता यदि रही तो हम इसके ऊपर मात कर पाएंगे। हम बाकी सारी चीजों के साथ हम लोगों को बिल्कुल मानसिकता का ख्याल रखना पड़ा। जितना इम्पोर्टेंट सैनिटाइजेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट मानसिक संतुलन भी है, और उसे हमें सुदृढ़ रखते हुए हमें काम करना
पड़ेगा आगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और लोगों को इसकी तरफ ही लेकर जाना पड़ेगा, खासतौर से हमारी जो महिलाएं हैं उनको। यशोमती जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लघु उद्योग में हमारे यहाँ और ख़ासकर अगर महाराष्ट्र में देखें, बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। बहुत सारे घरों के जो चूल्हे हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं और इसमें जो महिलाओं की भूमिका है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब इनको कैसे हम सहायता करेंगे, कैसे इनको आगे लाएंगे? महिलाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो आप बात कर रहे थे, वही वो उन लोगों से अभी हमारी मीटिंग शुरू है जी। जिनके खड़े हुए हैं उनसे मीटिंग शुरू है। और खास तौर के ऊपर जो बचत गट की महिलाएं हैं, जो SMS हम लोगों ने तैयार किए हुए जो गट है, उन लोगों से हमें उन लोगों को ताकत देनी पड़ेगी। लोगों के हिस्से में पैसे देने की बहुत जरूरत है। देखिए, ये एकदम नीचे का जो तबका है, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स है, जो फार्मर्स है, उन लोगों के हिस्से में यदि हम लोगों ने पैसे दिए तो ही हम लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ही ये इकोनॉमी रोल होगी, नहीं तो ये इकोनॉमी रोल नहीं होगी। जैसे राहुल जी ने कहा कि न्याय योजना जो है, तो ये न्याय योजना को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लोगों के मार्केट में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो बचत गट है उनको, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स है उनको, उनके खीसे में उन लोगों को पैसे देने की जरूरत है। तो ये पहल होनी चाहिए, ऐसी मांग हमने रखी हुई है। और महाराष्ट्र में तो हम लोग बचत गट का पूरा प्लान बना रहे हैं, उन लोगों को कैसे खुद सक्षम बनाए, उनको क्या लोन्स दे, उनको लोन्स में क्या सब्सिडी दे, इस बारे में हम लोगों की अभी मीटिंग शुरू है। तो आगे आपको पता ही चलेगा हम लोग क्या करते हैं। जी यशोमती जी, हम देख रहे हैं कि सेंटर से काफ़ी राहत पैकेज दिए गए हैं, बहुत सारे ऐलानात भी किए गए हैं, स्कीमों का भी बहुत ऐलान किया गया है। क्या ये काफ़ी है या और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि सेंटर का पैकेज के आंकड़े बहुत बड़े हैं, आंकड़ों का खेल है। वास्तविकता में वो कितने उतरेंगे इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी कुशंका है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और ऐसा यूनिट्स है, उन लोगों ने, वो लोग लोन लेने के मानसिकता में है या नहीं है, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक अजीब सी परिस्थिति आई हुई है अपने ये कोरोना के आते समय। तो थोड़ा सा और व्यापक दृष्टिकोण से हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और यशोमती ठाकुर जी, अब थोड़ा सा अलग एक आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं MPCC की और काफ़ी कुछ सियासत को आपने करीब से भी देखा है। महाराष्ट्र की सियासत जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो इस कोरोना काल में भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। महाविकास आघाड़ी में कमियां निकाली जा रही हैं, सब कुछ ठीक नहीं है ये भी कहा जा रहा है। क्या आपको ये लगता है कि ये वक्त है इस तरह की सियासत करने का, या फिर अभी हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखो, आप जो कह रही है वो सही बात है कि विपक्ष ने हमारे महाराष्ट्र में आंदोलन किया, आंगन को रणांगन बनाया और पता नहीं काली फीत लगा के क्या क्या बातें की। तो ये सारों चीजों की अभी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है उन्होंने हमें मदद करनी चाहिए सेंट्रल से बात करने में। और जो महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है और इस इतने बड़े राज्य में यदि इतनी छोटी छोटी राजनीति होते रही तो फिर इंसान और महाराष्ट्र, ये देश प्रगति कैसे कर सकता है? बिल्कुल।
ये सारी चीजें, और आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी जी। हमारी जो आघाड़ी है महाविकास आघाड़ी, इसके जो हमारे नेता है वो सचमुच बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं और बहुत अच्छे से सबको लेकर सामने जा रहे हैं। हमारे तीनों पार्टी के जो नेताएं हैं उनकी एक दूसरे से बहुत अच्छी जमती, और सबका मानस यही है कि ये सरकार हमें अच्छे से चलाना है, और इस सरकार में सबसे ज्यादा काम हम लोग काम को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और ये संकट आया है, ये महामारी आई है, तो इसमें तो सब लगे कि इसमें तो राजनीति बाजू में छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो लगातार पहले दिन से तमाम हालात पर नजर रखे हुए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ भी उनकी इसी तरह से बातचीत होती रहती होगी, क्योंकि विमेन एंड चाइल्ड का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो आप संभाल रही हैं, इस तरफ भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपके मालूमात के लिए बता दूं कि सीएम खुद होकर हमसे बरोबर हफ्ते में एक बार कभी बात हमारी उनसे होती है। बाकी हफ्ते में एक बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है वो सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन हम लोगों के बीच में है। बहुत अच्छा काम हमारे हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हम उन पुलिस जवानों का ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे जो कि कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहे हैं। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो अब तक तकरीबन 1400 से ज़्यादा जो हमारे पुलिस भाई हैं वो कहीं ना कहीं इससे मुतासिर रहे हैं। 33 जो हैं वो कोरोना का शिकार भी बन चुके हैं। उनके मनोबल के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा कि सभी के लिए, मैं जो भी कोविड योद्धा के रूप में काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही काम कर रहा है। बहुत सारे लोग और बहुत सारी एनजीओज ऐसी है कि वो सामने भी उसका नाम नहीं बता रही लेकिन बहुत काम कर रही है। ये महामारी आई है तो इसके साथ हम लोगों को डील करना पड़ेगा, इसके साथ हम लोगों को जीना सीखना पड़ेगा। इसके तौर तरीके हम लोगों ने जरूर इस सारी चीजों से वाकिफ होके हम लोगों को बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा और हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ये महामारी आई है इसलिए मायूस होके हमें चलना नहीं है। देखो आई है तो अब संक्रमित हुए तो इलाज करो, मनोबल पूरा पक्का रखो, सैनिटाइजेशन रखो, बहुत सारा गर्म पानी कंटिन्यूस पीते रहो, हाथ हमेशा धोते रहो और मनोबल पक्का रख के डट के रहो और डट के काम करते हैं। जी। और जो हमारी महिलाएं हैं, जो कि ख़ासतौर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अगर किसी तरह की मेडिकल हेल्प चाहती हैं, किसी तरह की मदद चाहती हैं, वो क्या कर सकती हैं? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से अस्पताल जो हैं वो भरे पड़े हैं, उनके लिए कुछ खास मैसेज? देखो, आप जो कह रहे हैं वो सही है। महिलाएं और प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो और एक जीव को साथ में लेते हुए चलती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों ने बहुत पॉजिटिव माइंड से चलना चाहिए। मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ पे अभी 2 दिन पहले ही एक छोटे से बालक ने जन्म लिया और मैं मिलने गई थी। तो पहले तो वो डिलीवरी के पहले वो बच्ची डरी हुई अवस्था में थी, लेकिन हम लोग यदि खुद को ही कहते रहे कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, देन ऑल कम्स वेल, तो जो होता है वो अच्छा होते हुए जाता है। उन लोगों ने भी खुद का ख्याल रखना चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अस्पतालों में जो कोविड के व्यतिरिक्त जो बीमारी आती है और जो फैसिलिटी हम लोगों को देनी पड़ती है उसकी व्यवस्था भी। जी यशोमती ठाकुर जी, तो बहुत कारामद मालूमात इस वक्त आपने हमारे तमाम दर्शकों
को तक पहुंचाई है और ख़ास तौर से जो महिलाओं की बात करी है ये ज़रूर बहुत काम आएगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर बातचीत के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक।